तो ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वर्बल टेस्ट सीरीज। उम्मीद करते हैं आप लोग बखूबी जवाब दे पाएंगे। एक क्वेश्चन है कि जब दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया था, धन के निष्कासन का सिद्धांत या धन के निष्कासन की जो संकल्पना दी थी, उस संकल्पना में एक टर्म यूज किया गया था, होम चार्जेस, गृह खर्च, होम चार्जेस। याद है आप लोगों को? उस होम चार्जेस में कौन कौन से उसके संघटक थे या इंग्रेडिएंट्स थे? ड्रेन ऑफ वेल्थ आपको मालूम है, धन का निष्कासन। धन का निष्कासन यानी भारत के वेरी गुड। और वेरी गुड, वेरी गुड। और ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन 1, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए जो भी खर्च होता था, जो भी निधि या फंड का प्रयोग किया जाता था, उसकी भरपाई भी होम चार्जेस में शामिल था। नंबर 1 ऑप्शन था। नंबर 2, भारत में जितने भी ऑफिसर्स थे उनके सैलरीज और पेंशन, वो सब भी होम चार्जेस में शामिल था। नंबर 3, भारत के बाहर जो अंग्रेज युद्ध लड़ा करते थे, उसमें भी जो खर्चेस होते थे उसको भी होम चार्जेस में शामिल किया गया था। तो इनमें से कौन सा होम चार्जेस का पार्ट था? एक, सिर्फ या सिर्फ 1, 2 या सिर्फ 2 या सिर्फ 3 या ऑल ऑफ दीज होम चार्जेस? अच्छा, ठीक है। बाकी लोग? ऑल, वेरी गुड। ऑल एक्सपेंशन या ऑल एक्सपेंडिचर आर इंक्लूडेड इन होम चार्जेस। वेरी गुड। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को किस तरह से परिभाषित किया था, डिफाइन किया था? ऑप्शन ए, उन्होंने ये बताया कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल या रिफंड प्राप्त नहीं होता था। ऑप्शन 2, ड्रेन ऑफ वेल्थ में उन्होंने ये कहा कि भारत के संसाधनों का ब्रिटेन के हित के उपयोग में किया जाता था। ऑप्शन सी, अच्छा, पूरा कॉन्फिडेंस में बोल दिया तुरंत। ऑप्शन सी सुन लो, आप बोलो। ऑप्शन सी, ब्रिटिश उद्योगपतियों का साम्राज्यिक शक्ति के संरक्षण के अधीन भारत में निवेश करने का अवसर दिए जा रहे थे। या ऑप्शन डी, ब्रिटिश वस्तुएं भारत में आयातित की जा रही थी, जिससे देश में अधिक से अधिक गरीबी बढ़ती जा रही थी। तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा सही?
ये कि कुल वार्षिक राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके बदले में भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिल रहा था। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? ए के फेवर में कौन कौन है, बी के फेवर में कौन कौन है, सी के फेवर में कौन कौन है और डी के फेवर में? फटाफट बोलो, टाइम लिमिट 30 सेकंड का है। यही कि भारत के संसाधनों का ब्रिटेन के हितों में उपयोग किया जा रहा था। ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में जो डिफाइन किया था वो ये कहा था कि भारत का जो जीडीपी है या वार्षिक उत्पाद है या जो एनपीए है, एनपीए कर रहे हैं, राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल प्रोडक्शन, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटेन को हस्तांतरित कर दिया जाता है। उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। ये आंसर सही है। हाँ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, ऐसे समझ लो और इसमें कोई कंफ्यूजन मत करना। हाँ, उसके बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। जैसे मान लो बिजनेस मैन है या इन्वेस्टर है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर है। फॉरेन इन्वेस्टर अगर आपके यहाँ से कोई एसेट लेके जाता है या प्रॉपर्टी लेकर के जाता है तो उसके बदले में आपको कुछ देता है, प्रोडक्ट्स देता हो या कुछ भी देता हो। लेकिन ये क्या करते थे, ऐसे था कि ये मान लो खजाना है भारत की, ये भारत की खजाना है, अब ये यहाँ पे रूल कर रहे हैं। अब इस खजाने में से पैसा यहाँ लेकर के चले जाते थे इंग्लैंड, किसी न किसी तरह से, या तो यहाँ पे जो ऑफिस खोल करके रखे होंगे इंडिया उसके खर्च के नाम पे, यहाँ पे स्टाफ हैं, ऑफिसर्स हैं, ट्रूप्स हैं, इन सारों का खर्चों के रूप में जो पैसा होता था वो यहाँ चले जाता था। अब इन पैसों से भारत को कुछ प्राप्त तो होता नहीं था, यहाँ चले जाता था। इसीलिए भारत में पॉवर्टी, गरीबी, अकाल, भूखमरी जैसा कंडीशन पैदा हुआ। अगर यहाँ पे पैसा खूब कमाते कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर यहीं पे खर्च करते, भारत में ही खर्च करते, कोई डेवलपमेंट का काम करते, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई प्लांट स्टेबल करते, इंडस्ट्री बैठाते, एग्रीकल्चर में इरिगेशन का विकास करते या कोई भी काम करते, तो यहाँ का पैसा यहीं पे खर्च होता तो लोगों के पास आता, तो लोग भी ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने के बावजूद भी लोग संपन्न रहते, भूखमरी का शिकार नहीं होते। लेकिन ये इनका ठीक उल्टा ही सिद्धांत था। पैसा यहाँ से बस किसी भी तरह से पैसा, प्रॉपर्टी, यहाँ से जो भी हो रहा है इसको खाली कर। अब समुद्र से भी अगर हर साल पानी निकाला जाए हमेशा और बारिश का पानी ना हो तो ये वो भी एक दिन सूख जाएगा। भारत कुछ इसी स्थिति में पहुंच गया था। इससे पहले की जो भी सरकारें थी, जो भी इन्वेडर गवर्नमेंट था या इन्वेडर मोनार्की था, आक्रांत हाँ, कहीं जाता नहीं था, यहीं पे खर्च करता था। वेरी गुड। हाँ, तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थोड़ा सा स्थिति भारत के लिए बुरा था और भारतीय बिल्कुल बिल्कुल, फिर उसको भारत से छोड़ करके जाना भी नहीं पड़ता, वो ये इसी कल्चर में समावेशित हो जाता, क्योंकि अंग्रेजों से पहले कई इन्वेडर भारत में आए। यूनानी आए, शक आए, कुषाण आए, पहलव आए, तुर्क आए, मुगल आए, हुड़ आए, सब आए। लेकिन वो आए तो यहाँ के समाज में, संस्कृति में समावेशित होकर एडॉप्ट कर लिए। लेकिन ये अपने आप को हमेशा अपने आप को सेपरेट करके ही रखे रहे। जैसे होता है ना कि एक अतिथि आता है आपके घर में, तो अतिथि क्या करता है कि आपसे कितना भी दिन रहे, तो
ये का नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। हाँ, एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 1813 से पहले 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? 1813 से पहले कौन सा ऐसा इकोनॉमिक पॉलिसी एडॉप्ट नहीं किया गया भारतीयों का शोषण करने के लिए? नंबर 1, ये कि जहां भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और ऊंचे दरों पर उसे बेचना। ऑप्शन 2, भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के साथ उत्पादित करने के लिए बाध्य किया जाना। नियत मात्रा और नियत कीमत पर उत्पादकों को निर्धारित मात्रा में उत्पादन करने के लिए बाध्य किया जाना है। ऑप्शन सी, भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन। और ऑप्शन डी, मुक्त व्यापार नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी। सवाल यह है कि इनमें से कौन सा उपाय भारतीयों के शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? कच्चे माल पर एकाधिकार और उन्हें ऊंचे दरों पर बेचना। ठीक है, बाकी लोग? ठीक है, बाकी लोग? ऑप्शन डी, मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, बाकी फटाफट बोलते जाओ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्री ट्रेड पॉलिसी। फ्री ट्रेड पॉलिसी काहे के लिए आया था? एटीन 1813 में ही आया था, उसके बाद फिर उसको और ये कर दिया गया था। 1813 में ही आया था, इसीलिए तो चीन और चाय के व्यापार को छोड़ करके। हाँ, तो सवाल यही है कि कौन सा शोषण के लिए नहीं लाया गया था। निगेटिव क्वेश्चन था ना इसमें, कौन सा शोषण के लिए नहीं लाया गया था? तो फ्री ट्रेड पॉलिसी नहीं लाए। 1813 में लाया गया था फ्री ट्रेड पॉलिसी, तो ये उसमें शामिल नहीं था, तो बाद में 1813 में आया ना फ्री ट्रेड पॉलिसी। बाकी सब तो पहले से ही चले आ रहा है, 1757 से ही चले आ रहा है, वो सब था, वो सब किया जा रहा था। आपको इसमें परेशानी क्या है, गलत क्या है इसमें? सवाल लगता है आप समझ नहीं पाए। सवाल ये था कि कौन सा उपाय भारतीयों के आर्थिक रूप से शोषण के लिए नहीं अपनाया गया था 1813 से पहले। तो ये सब तो अपना ही किया था, कच्चे माल पर एकाधिकार और उसे अधिक से अधिक दामों पर बेचना। तो एकाधिकार कर लिया गया कि रॉ मटेरियल पर जितने भी यहाँ पे रॉ प्रोड्यूसर थे उनको डरवा करके, धमका करके ये कह दिया गया कि तुम जो भी माल उत्पादित करोगे हम ही को बेचोगे, किसी दूसरे यूरोपियन को या किसी देसी व्यापारी को नहीं बेचोगे। तो उनका शोषण होने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली शुरू हो गया, तो शोषण उनका शुरू हो गया। यहाँ के जो भी क्राफ्टमैन थे, जो भी प्रोड्यूसर थे, शोषण वहां होने लगा। दूसरा ये कहा गया कि आप नियत मात्रा में और नियत कीमत पर और एक गुणवत्ता वाला देंगे, तो वहां भी शोषण होने लगा कि उन्होंने रेट भी फिक्स कर दिया। आप अपने से रेट नहीं फिक्स कर सकते हैं, तो वहां भी प्रोड्यूसर का शोषण शुरू हो गया। फिर ये कह दिया गया कि आप उनको प्रतियोगिता से निष्कासित कर दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो कंपटीशन से बाहर हो गए इन सब शर्तों के आधार पर, तो शोषण उनका तो ऐसे भी होने लगा। जब आप कंपटीशन से बाहर हो गए तो शोषण होने लगा ना। आप कंपटीशन में रखा जाता आपको, तब तो आप भी मोर बेनिफिट के लिए काम करते, लेकिन आपको कंपटीशन से बाहर रख दिया गया। आपका कोई भी
ये नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी का प्रोड्यूसर के रूप में हो गए। तो ये आंसर सही है। और फ्री ट्रेड 1813 में आया, इसलिए ये उसमें अभी शामिल नहीं होगा। समझ में आया? एक क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश नागरिकों को बसने के लिए जमीन खरीदने की अनुमति कब दी गई? 1813, 33, 53, 58। भारत में ब्रिटिश नागरिकों को या ब्रिटिशर्स को सबसे पहले जमीन खरीदने और बसने की अनुमति किस वर्ष दी गई? 13, 33, 53, 58। फटाफट बोलते जाओ, इतना ऑप्शन सामने है, तुम लोग इतना लेट मत करो, तभी तो आगे ज्यादा क्वेश्चन पूछ पाएंगे। बोलो। 13, 1813, 33, 53, 58। राइट आंसर इज 1833। 1833 में अंग्रेजों को भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस हॉलैंड की अध्यक्षता में भारत में पहला इंडस्ट्रियल कमीशन, इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन का गठन या फॉर्मुलेशन कब किया गया? 1911, 13, 16, 25। फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन, भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब किया गया? अध्यक्ष का नाम भी हम बता चुके हैं, हालांकि एक और अलग ही क्वेश्चन है। थॉमस हॉलैंड। कब? 13, 16 या 11, 16, 13 और 18। इतना टाइम लगता है? सुन पा रहे हैं आप लोग? फटाफट बताओ, ऑप्शन दो। ठीक है, राइट आंसर इज 16, 1916। अमृत तुम हो? राइट। आप क्लास नहीं किए थे, ये सब कराए हैं हम, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं कराए हैं। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए थे? जूट, कोयला, लोहा इस्पात, मशीन के पुर्जे और सूती कपड़े। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कौन से उद्योग विकसित हुए थे? जूट, कोयला, लोहा इस्पात, मशीन के पुर्जे और सूती कपड़े। ऑप्शन एक, ऑप्शन 1, 1, 2, 3, 5, ऑप्शन 2, 2, 3, 4, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन 1, 2, 3, 5। ऑप्शन 1 इज, फिर ध्यान से सुनो, पहले अकबका गए तुम लोग, पहले ध्यान से सुन लो, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, इसको हल्के में मत लो।
सब गलती किया है तुम लोग, जितना ऑप्शन दे रहा सबका सब गलत है, किसी का सही नहीं है, इसलिए फिर से हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। ऑप्शन 1 2 3 5, ऑप्शन 2 3 4, 2 3 4, ध्यान से सुनना। ऑप्शन सी इज 1 and 3, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन में है सूती कपड़ा, लोहा इस्पात, जूट, मशीन के कल पुर्जे और कोयला। लिख दें। हाँ चलो लिख देते हैं। देखो 1 में है जूट, 2 में है कोयला, देखकर जूट, कोयला, लोहा इस्पात, लोहा, मशीन के पुर्जे और सूती कपड़ा। अब बोलो 1 2 3 4 5। बाकी लोग फटाफट बोलो। अब बताओ हमको कौन सा ऐसा चीज है जो आप ब्रिटिश शासनकाल से पहले नहीं देखे थे। इसको छोड़ करके बाकी सब कुछ था। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये कावस जी द्वारा ये रिसरा में खुला था। कोयला का खदान झरिया में शुरू हुआ था। 1908 में लोहा एंड इस्पात टाटा द्वारा खोलिए दिया गया था। तो इसको छोड़ करके मशीन के कल पुर्जे को छोड़ करके बाकी सब था, यानी 1 2 3 5 इज राइट आंसर। तो अगर वही आंसर बोली थी तो तुम्हारा सही था। बाकी लोग तुक्का मार रहे थे। इसमें से कौन सी हम लोग बात नहीं जानते। भारत में पहला जूट इंडस्ट्री कहाँ खुला था? रिसरा में। कोयला झरिया में। लोहा टाटा में। मशीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था मशीन कल पुर्जे यहाँ बनाने का। सूती कपड़ा कहाँ पे? कावस जी द्वारा बॉम्बे में। ठीक है, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन शायद नहीं सुने थे इसलिए कंफ्यूज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, नेशनल इकोनॉमिक कार्यक्रम को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में? हाँ, वेरी गुड, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में लाया गया था? कराची अधिवेशन 1931, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, कराची अधिवेशन 1931, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916 या लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, बाकी लोग राइट आंसर इज कराची सेशन 1931। इस सेशन का अध्यक्ष कौन था ये भी बता दो। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन? ऑप्शन पटेल, नेहरू, गांधी, बोस। फटाफट बोलो। राइट आंसर इज पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इस्पात का उत्पादन, स्टील का प्रोडक्शन
सर्वप्रथम कब से शुरू हुआ? 1809, 1913, 1916, 1919। भारत में इस्पात का उत्पादन कब से शुरू हुआ? 1809, 1913, 1916, 1919। कब से? अगर आंसर नहीं भी पता है तो तुक्का मार दो, गेस कर लो। गेस करके टाइम वेस्ट मत करो। ऑप्शन मिला तुरंत रिप्लाई करो ताकि हम और क्वेश्चन पूछ सकें। राइट आंसर क्या हो सकता है? 1913 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 टाटा कंपनी कब स्थापित हुआ? प्रोडक्शन कब से शुरू हुआ स्टील का? 13 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये किसकी रचना है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र दत्त, आरजी भंडारकर या रजनी पाम दत्त? आरसी दत्ता इज राइट आंसर। वेरी गुड। रमेश चंद्र दत्त की यह पुस्तक है। अब एक और इसी में से बता दो कि भारत के कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक इतिहासकार सुने आप लोग? अभी आप इसमें से बताओ हमको कि इनमें से कौन से इकोनॉमिस्ट थे ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल? दादा भाई नौरोजी। हमको ये बताओ कि इनमें से कौन से इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं थे? सबसे पहला दादा भाई नौरोजी, दूसरा आरसी दत्त, तीसरा एमजी रनाडे, चौथा डीएन गाडगिल, पांचवा गोपाल कृष्ण गोखले और छठवां के.टी. शाह। कौन सा इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं थे, अर्थविद नहीं थे? दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, एमजी रनाडे, डीएन गाडगिल, गोपाल कृष्ण गोखले, के.टी. शाह। तो राइट आंसर इज, ये सब के सब इकोनॉमिक एक्सपर्ट थे। सब के सब इकोनॉमिक एक्सपर्ट थे उस समय के। ठीक है। सब गलत है। सब के सब इकोनॉमिक एक्सपर्ट थे। हाँ, इसमें या तो ऑल ऑफ दिस या नॉन ऑफ दिस होना चाहिए। कौन, हमने पूछा कौन नहीं थे इकोनॉमिक एक्सपर्ट, यही पूछे थे ना? हाँ, तो ये सब के सब। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट है कि हमारी पद्धति, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में बहुत फेमस स्टेटमेंट था, और जब भी इकोनॉमिक कमेंट किया जाता है तो ये स्टेटमेंट यूज किया जाता है कि हमारी पद्धति कुछ इस तरह से, हमारी पद्धति कुछ स्पंज की तरह काम करती थी। यहाँ गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजों को सोख लेती थी और टेम्स के तटों पर उसे ले जाकर के निचोड़ देती थी। यह किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का, दादा भाई नौरोजी का, आरसी दत्त का या जॉन सुलिवन का? कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त या जॉन सुलिवन? ठीक है, आप लोग who's associated with this statement? कौन संबंधित है इस स्टेटमेंट से?
दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स, आरसी दत्त या जॉन सुलिवन? राइट आंसर इज जॉन सुलिवन। तुम लोग साइलेंट क्यों हो जाती हो? ऑप्शन कुछ तो बोलोगी ना, गलत होगा तो हो सकता है तुक्का लग जाए, तुम लोग साइलेंट हो जाती हो, हमको समझ में नहीं आता है। तुम लोग का वीडियो ऑन कराना पड़ेगा क्या हमको? फटाफट आंसर दो।